जय हिंद दोस्तों, हाय दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटी यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं और इसके साथ साथ एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और आज के सेशन हम करेंगे एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 5 जनवरी 2022 इवनिंग शिफ्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के 6 क्वेश्चंस। इस एग्जाम में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के 6 क्वेश्चंस आए हुए थे जिनको हम वन बाय वन डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। निम्नलिखित में से क्या सहकारी अधिगम की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो आपको निकालना है कि ऐसी कौन सी विशेषता है, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कोऑपरेटिव लर्निंग की नहीं है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्सपीरियंसेस दैट डेवलप गुड लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। अच्छे अधिगम और सामाजिक कौशल को विकसित करने वाले अनुभव। अब देखो ऐसे सभी अनुभव कोऑपरेटिव लर्निंग के पार्ट होते हैं जो एक लर्नर में गुड लर्निंग एंड सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं। तो इस टैब से ए ऑप्शन में जो कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है वो कोऑपरेटिव लर्निंग की विशेषता है। तो ए ऑप्शन तो आएगा नहीं। अब बी पॉइंट को रीड कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स फील्स ओवरलोडेड विद टू मच वर्क इन ग्रुप्स। विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें। अब देखो कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है जहां पर वह स्टूडेंट्स ग्रुप में अन्य स्टूडेंट्स के साथ टेंशन फ्री होकर लर्निंग कर सके, ना कि ओवरलोड फील करें। तो इस टाइप से जो बी ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको निकालना था कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कोऑपरेटिव लर्निंग की नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन है। और बाकी के ऑप्शंस को भी रीड कर लेते हैं। अब देखो सी ऑप्शन को रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध निर्माण, ये आपके कोऑपरेटिव लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये भी नहीं आएगा। डी पॉइंट को रीड कर लेते हैं। प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन एंड असिस्टेंस टू वन अनदर। एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान व सहायता देना, ये भी क्या है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? स्टूडेंट फील्स ओवरलोडेड विद टू मच वर्क इन ग्रुप्स, मतलब बी ऑप्शन। तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है द प्रिंसिपल स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर बट परफॉर्म अलोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादित अकेले करते हैं। सिद्धांत निम्न में से किसका उदाहरण है? यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब देखो जो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है उसको जानेंगे, ये होती क्या है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी इज द बिलीफ दैट एवरीवन विल बी अकाउंटेबल फॉर हिज हर परफॉर्मेंस एंड लर्निंग। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा विश्वास है, बिलीफ है, जिसमें ग्रुप में शामिल हर स्टूडेंट अपने परफॉर्मेंस और लर्निंग के लिए खुद जवाबदेह होगा, खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ग्रुप की नहीं होती है, बल्कि उसमें शामिल हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी जवाबदेही अलग अलग होती है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी मोटिवेट्स ईच ग्रुप मेंबर टू एक्टिवली एंगेज इन लर्निंग टास्क दच प्रिवेंटिंग सोशल लॉफिंग और वन ग्रुप मेंबर बेनिफिटिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ अदर्स एंड इंश्योर्स ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप बिकम्स स्ट्रॉन्गर। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी ग्रुप के प्रत्येक सदस्यों को सीखने के लिए और लर्निंग में इन्वॉल्व होने के लिए मोटिवेट करती है, ताकि ग्रुप के किसी भी मेंबर में सोशल लॉफिंग की भावना ना आए, मतलब सामाजिक घृणा से बचे रहे। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में एक ग्रुप के मेंबर को दूसरे ग्रुप के मेंबर के कार्यों से बेनिफिट भी मिलता है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी यह डिसाइड करती है कि ग्रुप का प्रत्येक मेंबर स्ट्रांग बने, ताकि वह बाकी मेंबर्स पर डिपेंड ना रहे। लास्ट पॉइंट है इन इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी द चाइल्ड लर्न्स इन ए ग्रुप बट हैज टू परफॉर्म अलोन। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में बच्चा ग्रुप में सीखता है पर परफॉर्म उसे अकेले ही करना पड़ता है। अब क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर लेते हैं। द प्रिंसिपल स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर बट परफॉर्म अलोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये भी हमने एक्सप्लेन किया। तो इस टाइप से इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, क्योंकि विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादित अकेले करते हैं। यह सिद्धांत आपका इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। निम्न में से कौन सी विधियां प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियां हैं? अब दोस्तों टीचिंग मेथड 2 व्यक्तियों पर फोकस होता है, पहला स्टूडेंट पर, दूसरा टीचर पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन से टीचिंग मेथड हैं जो लर्नर पर फोकस होते हैं।
यहाँ आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड होते क्या है। लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड शिफ्ट द फोकस ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द टीचर टू द लर्नर। लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड टीचिंग एक्टिविटी का पूरा फोकस, शिक्षण गतिविधियों का पूरा ध्यान टीचर से स्टूडेंट की तरफ शिफ्ट करती हैं, हस्तांतरण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीज मेथड्स इंक्लूड एक्टिव लर्निंग इन विच स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम्स, आंसर क्वेश्चंस, फॉर्मुलेट क्वेश्चंस ऑफ देयर ओन, डिस्कस, एक्सप्लेन, डिबेट और ब्रेनस्टॉर्म ड्यूरिंग क्लास। लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड में एक्टिव लर्निंग शामिल होती है, इसमें पैसिव लर्निंग को शामिल नहीं किया जाता है। एक्टिव लर्निंग में स्टूडेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, प्रश्नों को उत्तर देते हैं और इस पर प्रश्नों को तैयार करते हैं और कक्षा के दौरान विचार विमर्श करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड। ऐसे कौन से मेथड हैं जो लर्नर पर फोकस होते हैं। ए पॉइंट है एक्टिव लर्निंग। अभी हमने पढ़ा जो एक्टिव लर्निंग होती है ये आपकी लर्नर पर पूरी फोकस होती है, तो ए पॉइंट आपका लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड में आएगा। बी पॉइंट है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग भी लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड में आएगा। सी है इंडक्टिव टीचिंग मेथड। इंडक्टिव टीचिंग मेथड भी आपका लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड में आएगा। डी पॉइंट है पैसिव लर्निंग। मैंने आपको बताया था जो पैसिव लर्निंग होती है ये लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड में इंक्लूड नहीं होती है। इस टाइप से ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड इंडक्टिव टीचिंग लर्निंग। जो पैसिव लर्निंग है, पैसिव लर्निंग को लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरियस काइंड्स ऑफ थिंकिंग आर इनहेंस्ड बाय पार्टिकुलर मॉडल ऑफ टीचिंग, concept formation in one such model which tends to solve problem inductively. Identify the correct sequence of stages for concept formation. यहाँ आपके concept formation की 4 स्टेजेस दी हुई हैं जिनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। संकल्पना रचना मतलब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक ऐसा मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से इंडक्टिवली रूप से समस्या का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के सही क्रम की पहचान कीजिए। यहाँ संकल्पना निर्माण की 4 स्टेजेस दी हुई हैं, इनको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता क्या है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज एन इंडक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स फ्रॉम ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कॉन्सेप्ट थ्रू स्टडिंग ए स्मॉल सेट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स आर द फर्नीचर ऑफ आवर माइंड। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक इंडक्टिव टीचिंग प्लान है, योजना है, स्ट्रेटेजी है जो स्टूडेंट्स को किसी कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल्स को एक छोटे से सेट का अध्ययन करके स्टडी करके एक कॉन्सेप्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है। कॉन्सेप्ट हमारे माइंड के फर्नीचर होते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जानेंगे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की स्टेजेस का सही सीक्वेंस है क्या। स्टेज 1 पे आता है आइडेंटिफाई द टॉपिक प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की पहली स्टेज में किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, किसी समस्या को चुना जाता है। इसके बाद आती है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की दूसरी स्टेज इन्यूमरेटिंग द डेटा रेलेवेंट टू टॉपिक या प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की दूसरी स्टेज में जिस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया है, जिस समस्या को चुना गया है, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग रेलेवेंट डेटा की कैलकुलेशन करना होता है, गणना करना होता है। इसके बाद आती है स्टेज 3 ग्रुपिंग आइटम्स इनटू कैटेगरीज विथ कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ मेंबर्स। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की तीसरी स्टेज में आइटम को ग्रुप में डिवाइड करके कैटेगरी में रखा जाता है। ये जो कैटेगरी होती हैं सेम एट्रीब्यूट की होती हैं, समान गुण वाली होती हैं। इसके बाद आती है आपकी लास्ट स्टेज मतलब चौथी स्टेज डेवलपिंग लेवल्स फॉर कैटेगरीज। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की फोर्थ स्टेज में आइटम को किस कैटेगरी में किस लेवल में रखना है यह डिसाइड किया जाता है। तो इस टाइप से आपकी 4 कैटेगरी होगी। तो इनका सीक्वेंस हमने देखा था। अब देखो पहली स्टेज पे आता है आइडेंटिफाई द टॉपिक या प्रॉब्लम, दूसरी स्टेज पे आता है इन्यूमरेटिंग द डेटा रेलेवेंट टू टॉपिक प्रॉब्लम और तीसरी स्टेज पे आता है ग्रुपिंग इनटू आइटम कैटेगरीज विद कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ मेंबर्स और चौथी स्टेज पे आपका आता है डेवलपिंग लेवल्स फॉर कैटेगरीज। इस टाइप से आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन ए रिस्पोंडेंट इज अवेयर ऑफ बीइंग मेजर्ड देन इट्स इफेक्ट ऑन हिज बिहेवियर इज आइडेंटिफाइज एज।
जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है। जब एक स्टूडेंट को इस बात की जानकारी होती है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वह स्टूडेंट अपने नेचुरल बिहेव को छोड़कर आर्टिफिशियल बिहेव करेगा, तो स्टूडेंट्स के इस इफेक्ट को रिएक्टिविटी कहा जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन रिएक्टिविटी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट और 6th क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या करना है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। यहाँ आपकी 2 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में मॉडल ऑफ टीचिंग दिए हुए हैं और लिस्ट सेकंड में डेवलपर दिए हुए हैं। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। 2 सूची दी हुई हैं, एक में अध्यापन का मॉडल है और दूसरी सूची में विकासक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अब देखो ए पॉइंट को रीड कर लेते हैं। ए पॉइंट में पहला आपका मॉडल ऑफ टीचिंग है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, मतलब सकारात्मक आत्मनिर्भरता। जो सकारात्मक आत्मनिर्भरता है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है, उनके डेवलपर कौन थे, तो उनके डेवलपर थे डेविड जॉनसन, जो कि आपका सेकंड पॉइंट है। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस सेकंड पॉइंट से मैच करेगा, मतलब डेविड जॉनसन। उसके बाद बी पॉइंट को रीड कर लेते हैं। बी पॉइंट में आपका मॉडल ऑफ टीचिंग दिया हुआ है स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, मतलब संरचित जांच। जो स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है उसके डेवलपर है रॉबर्ट स्लेविन। जो रॉबर्ट स्लेविन है ये आपके 4th पॉइंट में दिए हुए हैं। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर इंक्वायरी मैच होगी रॉबर्ट स्लेविन से, मतलब 4th पॉइंट से। तो बी का आपका 4th हो गया। इसके बाद सी पॉइंट को रीड करेंगे। इसमें मॉडल ऑफ टीचिंग दिया हुआ है रोल प्लेइंग, मतलब भूमिका निर्वाह। जो रोल प्लेइंग मेथड है उसके डेवलपर थे फैनी सैप्टेल, जो कि आपके 1st पॉइंट में है। तो रोल प्लेइंग मैच करेगा फैनी सैप्टेल से। इसके बाद डी पॉइंट को रीड कर लेते हैं। इसमें मॉडल ऑफ टीचिंग दिया हुआ है जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी। जो जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी है उस हिंदी में कहते हैं विधि शास्त्रीय जांच। जो जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी है वो मैच करेगा डोनाल्ड ओलिवर एंड जेम्स सेवर से। तो डी का आपका 3rd हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा।